Hey, hello everyone. Good morning. My name is Asim Haldar and I welcome you all to my channel Molecular Magic. So, आज का जो वीडियो रहेगा उनमें हम बेसिकली देखेंगे क्वेश्चन नंबर 176 टू 190। तो ये जो वीडियो रहेगा ये रहेगा इस चैप्टर के लिए लास्ट वीडियो, मतलब लेवल 1 का जितने भी क्वेश्चंस था वो आज के लिए आज वाले वीडियो में खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 176 क्या पूछा है, द मोस्ट स्टेबल कैटायन। ठीक है, तो क्या हो सकता है इनमें जो कार्बोकैटायन है वो ऐसे स्टेबलाइज हो सकता है ना। तो मतलब ये क्या हो सकता है, प्लस आर से ये स्टेबलाइज हो सकता है। फिर मैं वी की बात करूं, वी में देखो ये कार्बोकैटायन ऐसे है, तो कलर में एक बार चेंज कर लेता हूँ। देखो ये ऐसे है ना, तो क्या कर सकता है, ये ऐसे आया, ये ऐसे आया, ये यहाँ बना पॉजिटिव और ऑक्सीजन के बाद लोन पे ये ऐसे देख सकता है। मतलब इनमें क्या है, एक्सटेंडेड रेजोनेंस है ना, एक्सटेंडेड रेजोनेंस है। मैं सी की बात करूं, सी में देखो क्या है, ये ऐसे जा सकता है और ये ऐसे जा सकता है, राइट। तो इनमें भी रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी है। और डी की मैं बात करूं, डी में क्या है, ये वाला डबल बॉन्ड भी स्टेबलाइज कर सकता है और ये वाला डबल बॉन्ड भी स्टेबलाइज कर सकता है, लेकिन अलग अलग से, मतलब डिफरेंटली। तो इन वाले केस में क्या होंगे, क्रॉस कॉन्जुगेशन है ना, क्रॉस कॉन्जुगेशन। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन बनेगा, सबसे ज्यादा ऑब्वियसली ऑप्शन बी जो रहेगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगा। और आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन मैं छोड़ता हूँ कि इनकी मुझे बता देना कि ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी बताना। ठीक है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, बी, जो कि मैंने बता दिया। बाकी ए, सी और डी में से मुझे ऑर्डर बताना। ठीक है, कमेंट पे। अब क्वेश्चन नंबर 177 की बात करते हैं। इनमें क्या बोला है, देखो, द मोस्ट रिएक्टिव एमीन टुवर्ड्स डाइल्यूट एसीएल। अब मतलब बेसिकली हमें क्या देखना है, स्ट्रॉन्ग बेस कौन सी है वही देखना है। ठीक है, तो मैं इसकी बात करूं, इनमें देखो ये वाला जो नाइट्रोजन की लोन पेयर है ये क्या है, लोकलाइज्ड है ना, ये हो गया लोकलाइज्ड। और इनकी मैं बात करूं, ये क्या है, बेसिकली एमाइड है। तो इनमें ऐसे है, देखो ये क्या कर सकता है, ये नाइट्रोजन की लोन पेयर है, ये ऐसे रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है, मतलब ये क्या हो गया, डीलोकलाइज्ड हो गया। और मैं सी की बात करता हूं, देखो इनमें क्या है, इनमें दो दो नाइट्रोजन है। देखो एक तो हो गया लोक, ये क्या कर सकता है, ऐसे डीलोकलाइज हो सकता है, राइट। तो ये कैसे बनेगा, ये देखो नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज बनेगा। तो इसकी मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लू कुछ, तो ऐसे देखने को मिलेंगे, है ना। तो ये देखो कुछ ऐसे देखने को मिलेगा, नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव और ऐसे, और ये ऐसे ऐसे, और ये ऐसे बनेगा, राइट। तो देख लो ये नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव बना, मतलब ये तो बहुत ज्यादा बेसिक हो जाएगा। ये प्रोटॉन लगा दिया, मतलब प्रोटॉन आते ही ये प्रोटॉन का एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और प्रोडक्ट हमें कुछ ऐसे देखने को मिलेगा, है ना। तो ऐसे देखने को मिलेगा, राइट। और ये नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव से। और एक चीज नोटिस करो, ये देखो एरोमेटिक भी बना है, ये वाला पार्ट जो है ये एरोमेटिक भी बना है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है जो कि एरोमेटिक है। ठीक है, तो इस वजह से क्या होंगे, जो सी रहेगा वो सबसे ज्यादा बेसिक होंगे। अब मैं डी की बात करूं, डी में क्या है, ये डी लोकलाइज्ड है, मतलब ये तो सबसे ज्यादा बेसिक नहीं हो सकता। तो ऐसे करके हम ऑप्शन सी को मार्क करेंगे। ठीक है, अब इनमें क्या बोला है, देखो, हाउ मेनी रेजोनेंस स्ट्रक्चर आर देयर इन एंथ्रासीन। तो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो देखो ये फर्स्ट में इस वाले रिंग को लूंगा, ठीक है। तो इन वाले रिंग में क्या पॉसिबिलिटी है, ऐसे ऐसे और ऐसे। तो इसकी मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊं तो हमें कैसे देखने को मिलेंगे, ध्यान से देखो। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ना प्रैक्टिस से आएगा, ठीक है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का जो प्रॉब्लम है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छे से आएगा। तो देखो ये डबल वन यहाँ था, यहाँ आया, तो मतलब यहाँ बनाऊंगा, ये ऐसे और ऐसे, और बाकी जो जैसे था उसको ऐसे रहने दो। ये एक तो हो गया। फिर दूसरी वाली की बात करता हूँ, देखो इनमें क्या हो सकता है, ये मैं दो दो रिंग को अब कंसिडर करता हूँ। तो क्या पॉसिबिलिटी है, ये ऐसे जा सकता है, एक सेकंड दूसरा कलर लेता हूँ, ये ऐसे जा सकता है, ये ऐसे आ सकता है, ये ऐसे और ये ऐसे और ये ऐसे, राइट। आप देख लो ये स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, देखो देख लो इसको ध्यान से देखो। ये यहाँ से यहाँ डबल बॉन्ड आया, मतलब ये ऐसे आया, ये यहाँ से ये यहाँ था और ऐसे आया, ऐसे 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 और ऐसे, ठीक है। आप देखो ये एक नया स्ट्रक्चर बना है। फिर मैं इस वाले रिंग को अलग से देखूं तो देखो
क्या हो सकता है कि ऐसे जा सकता है, ऐसे और ऐसे, राइट। तो देखो ये बाकी तो जैसे था उसको ऐसे ही कर दो, और ये यहाँ पहुंचा, ये ऐसे आया और ऐसे आया। तो देखो, और उसके आगे मैं जो भी करूँ ना, हमें स्ट्रक्चर वापस से वही ये वाला, ये चारों स्ट्रक्चर ही देखने को मिलेगा। तो टोटल कितने स्ट्रक्चर बने, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4। तो टोटल कितना स्ट्रक्चर हमें देखने को मिला, 4। मतलब ऑप्शन सी को हम मार्क करेंगे, ठीक है। अब इनमें क्या बोला है देखो, which base is strong enough to convert tert butanol to tert butoxide in the reaction that goes completion। अब रिएक्शन कंप्लीशन के जाना है, मतलब प्रोडक्ट के तरफ हमें इक्विलिब्रियम फेवर करना है। अब रिएक्शन लिख लेते हैं, देखो एक तो है हमारे पास टार्ट ब्यूटानॉल, प्लस उनमें हमने कुछ भी बेस डाल दिया, और प्रोडक्ट कैसे देखने को मिलेंगे, टार्ट ब्यूटोक्साइड वो नेगेटिव, प्लस या कुछ रिएक्शन देखने को मिलेगा, मतलब कुछ भी एसिड हमें, हाँ जो ये बेस है उसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट एसिड देखने को मिलेंगे। ये एसिड हो गया। अब रिएक्शन कंप्लीशन की तरफ जाना है, मतलब प्रोडक्ट की तरफ हमें रिएक्शन फेवर करवाना है। तो प्रोडक्ट की तरफ रिएक्शन कब फेवर करेगा, जब ये वाला जो बेस बना है कॉन्जुगेट बेस, ये जब वीक बनेगा, मतलब ये वाला जो बेस होंगे वो जब स्ट्रॉन्ग होगा। तो हमें बेसिकली क्या करना है, ये जो बेस है टार्ट ब्यूटोक्साइड, इससे स्ट्रॉन्ग बेस हमें चाहिए, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं। ऑप्शन एक की मैं बात करूं, इनमें क्या है देखो, NH2 माइनस है, मतलब नाइट्रोजन के ऊपर है नेगेटिव चार्ज। अब नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, एक तो नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसमें ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो ये वाला ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो ऑप्शन ए तो हो सकता है। फिर मैं बी की बात करूं, बी में देखो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और इनमें है ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो मतलब ये भी स्ट्रॉन्ग होंगे ना एज कम्पेयर टू दिस वन, तो ये भी हो सकता है। फिर मैं इसकी बात करता हूँ, इनमें देखो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और इनमें भी ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें प्लस आई से इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसका जो ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है वो बढ़ा सकता है, मतलब ये तो स्ट्रॉन्ग होगा, तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। फिर मैं इसकी बात करता हूँ, इनमें देखो इनका बेसिकली स्ट्रक्चर कैसे होगा, ऐसे, तो ये क्या हो सकता है, जैसे जो नेगेटिव चार्ज है वो ऐसे लोकलाइज्ड, सॉरी डीलोकलाइज्ड फॉर्म में रहेगा, तो मतलब ये तो वीक होंगे ना, है ना, तो ये तो वीक होगा, मतलब ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो हमें दो दो ऑप्शन मिला है ऐसे, तो हम कौन सा मार्क करेंगे, देखो ऑप्शन ई में क्या है, मोर देन वन ऑफ द अबव, तो जो मोस्ट सुइटेबल जो आंसर होगा वो होगा ई, ठीक है। अब 180 की बात करते हैं, इनमें क्या बोला है देखो, बेस्ड अपॉन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोडक्ट स्टेबिलिटी प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट फॉर्म for when the following dianion react with one equivalent of acid। तो हमारे पास बेसिकली जो प्रोटॉन है वो वन इक्विवेलेंट है, राइट। आप देखो हमें दो दो नेगेटिव चार्ज है हमारे पास, तो हम देखेंगे कौन सबसे ज्यादा अनस्टेबल, सबसे ज्यादा अनस्टेबल वाला जो होंगे वो सबसे ज्यादा क्या होंगे, बेसिक होंगे, है ना। तो देखो पहले हम इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, ये ऐसे रेजोनेंस करेगा, तो यहाँ आएगा कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो ऐसे देखने को मिलेंगे, ये ऐसे आया, ये नेगेटिव चार्ज बन गया, और ये ऐसे था, और ये डबल वन ऐसे था। फिर मैं इसकी बात करूं तो ये ऐसे आ सकता है और ये यहाँ नेगेटिव आ सकता है, तो क्या करेगा देखो, राइट, ये वाला नेगेटिव बना और ये वाला नेगेटिव बना। अब इन दोनों में से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, देखो सबसे ज्यादा स्टेबल है ये नेगेटिव चार्ज बीच का, क्यों, क्योंकि इसमें दोनों तरफ रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी है और इनमें सिर्फ एक ही तरफ है, तो ये जो होंगे ये होंगे अनस्टेबल। अब अनस्टेबल हो गया, मतलब फर्स्ट तो यही वाला रिएक्ट करेगा, मतलब हमें प्रोडक्ट क्या देखने को मिलेंगे, यहाँ से हमें प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे, और ये वाला जो नेगेटिव चार्ज था वो ऐसे रह जाएगा, राइट। मैंने इसको ना रेजोनेंस करके दिखा दिया, ठीक है। तो ये वाला यहाँ रेजोनेंस कर गया और ये नेगेटिव जैसा था, तो इसको मैं रेजोनेंस करके ये वाला प्रोडक्ट बना दिया। अब ऑप्शन देख लो, इनमें क्या है देखो, इनमें ये नेगेटिव चार्ज तो रिएक्ट करा, लेकिन इनमें क्या है, इनॉल फॉर्म है, देखो इनमें क्या है, ये वाला जो नेगेटिव चार्ज ये रिएक्ट करे, तो मतलब ये तो आंसर नहीं हो सकता। फिर मैं इसकी बात करूं, सिमिलर वही रिएक्शन करा है, मतलब ये भी आंसर नहीं हो सकता। फिर मैं इसकी बात करूं, देखो ये प्रोडक्ट हमें देखने को मिला, इनमें क्या है कीटो फॉर्म है, और इनकी मैं बात करूं, इनमें भी देखो
इनमें एक यहाँ से प्रोटॉन निकाला और रिएक्शन करा, तो ये तो कभी नहीं बन सकता। ठीक है, अब ए और सी की मैं बात, ए और सी में देखते हैं। तो इनमें क्या है, इनॉल फॉर्म है और इनमें कीटो फॉर्म। तो हमें पता है कि कीटो फॉर्म क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू इनॉल ना। तो हम कीटो को मार्क करेंगे, ऑप्शन डी जो रहेगा वो सही रहेगा। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट की बात करते हैं। क्या बोला है देखो, रैंक द फॉलोइंग एल्काइल रेडिकल इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी। अब ये तो हमने काफी बार कर चुके हैं। इनमें क्या है, एक तो 1 अल्फाइज हो गया। फिर मैं इसकी बात करूं, इनमें क्या है, पीएच क्या कर सकता है, प्लस आर से ये स्टेबल बना सकता है, प्लस इसके पास और 4 अल्फा हाइड्रोजन भी है, ये इस तरफ और ये इस तरफ, मतलब टोटल 4 अल्फाइज भी है। फिर मैं इसकी बात करूं, इनमें देखो सिर्फ 4 अल्फाइज है, क्या है, 4 अल्फाइज। और इनकी मैं बात कर सकता हूँ, देखो ये ऐसे, प्लस आर से रेजोनेंस स्टेबिलिटी भी मिल सकता है, +2 अल्फा हाइड्रोजन भी है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन बनेगा, ऑब्वियसली 2 बनेगा। फिर उसके बाद कौन आएगा, 4। उसके बाद कौन आएगा, 1 और 3 में से देखो, इनमें 1 है, इनमें 4 है, तो 3 होंगे और उसके बाद आएगा 1। आप देख लो, ऐसे करके ऑप्शन सी जो रहेगा वो सही रहेगा। ठीक है, आप इनमें क्या बोला है, एमंग द गिवन कैटायन द मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम। आप देख लो, काट इसकी स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये सेकेंडरी ब्यूटाइल है ना, तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनेगा। इनकी बात करूँ टार्ट ब्यूटाइल, तो मतलब इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनेगा। इनमें क्या है, इन ब्यूटाइल, नॉर्मल जो ब्यूटाइल होंगे तो ये ऐसे बनेगा। तो इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, इनमें क्या है देखो, टोटल 3 हाइड्रोजन है ना। इनकी मैं बात करूँ, 3 और ये है 2, तो मतलब टोटल 5 अल्फाइज है। इसकी मैं बात करूँ, इनमें है टोटल 9 अल्फाइज, और इनकी मैं बात करूँ, इनमें है टोटल 2 अल्फाइज, राइट। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, बी ऑब्वियसली। और उसके बाद कौन आएगा, ए, और उसके बाद आएगा सी। हमें कौन सा बचा, मोस्ट स्टेबल, तो हम बी को मार्क करेंगे। ठीक है, अब इनकी बात करते हैं। इनमें क्या बोला है देखो, साइक्लोहेक्साडाइन जो दिया हुआ है हमें, उनमें कितने विनाइलिक और कितने एलाइलिक हाइड्रोजन एटम है। तो पहले हमें समझना है कि विनाइलिक और एलाइलिक होता क्या है। देखो, मान लो हमारे पास एक डबल बॉन्ड है और उसके साथ कनेक्टेड एक ऐसा कोई स्ट्रक्चर है, तो हम इसमें विनाइलिक और एलाइलिक किसको मानेंगे, जो विनाइलिक होगा, विनाइलिक जो होगा वो बेसिकली जो डबल बॉन्ड है वो जिस वाले कार्बन से बना होगा उसको हम बोलेंगे विनाइलिक। तो विनाइलिक कौन होगा, देखो मैं स्टार मार्क करता हूँ। ठीक है, ये वाले जो कार्बन होंगे उसको हम बोलेंगे विनाइलिक। और हाइड्रोजन इसमें पूछा है, मतलब इससे कनेक्टेड जो हाइड्रोजन होगा। और मैं एलाइलिक की बात करूँ, एलाइलिक की मैं बात करूँ, तो एलाइलिक इससे डायरेक्टली कनेक्टेड जो होंगे, मतलब मैं इस वाले कलर को लेता हूँ, इसके हम मार्क करता हूँ एलाइलिक, राइट। मतलब जो डबल बॉन्ड से डायरेक्टली जो कनेक्टेड होंगे, जो अल्फा पोजीशन में डायरेक्टली कनेक्टेड होंगे उसको हम बोलेंगे एलाइलिक, और उनमें जो भी हाइड्रोजन होंगे उसको हम बोलेंगे एलाइलिक हाइड्रोजन। ठीक है, अब क्वेश्चन पे वापस आते हैं। इनमें विनाइलिक पोजीशन कौन है, ये वाला है एक, ये वाला है एक, और ये हो गया विनाइलिक और ये हो गया विनाइलिक। तो मतलब कितने विनाइलिक हाइड्रोजन है, एक तो इसके पास हो गया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ये हो गया हाइड्रोजन और ये हो गया हाइड्रोजन, टोटल कितने हैं, 4। और एलाइलिक की बात करूं, ये वाला है एलाइलिक, तो ये वाला अगर एलाइलिक है, इनमें टोटल कितना हाइड्रोजन है, यहाँ है 2 और यहाँ है 2, तो टोटल कितना हुआ, 4 हुआ ना। यहाँ भी होंगे 4, मतलब ऑप्शन बी जो रहेगा वो सही रहेगा, 4 और 4 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब 184 की बात करते हैं। इनमें ध्यान से देखो, जो डाइपोल मोमेंट है ऑफ हेलो कंपाउंड इन ऑर्डर, आप देख लो। इनकी मैं बात करूँ ना, तो देखो पहले हम समझते हैं कि नॉर्मल, एक सेकेंड, तो पहले हम समझते हैं कि CH Cl3, एक सेकेंड, CH3Cl ले लेता हूँ पहले, CH3Cl, ये हो गया ऐसे, CH2Cl2, ये हो गया CH Cl3। देखो एक एक करके क्लोरीन में बढ़ाते जा रहा हूँ, तो कैसे इफेक्ट होंगे देखो। फर्स्ट में इसकी स्ट्रक्चर की बात करूँ, ये हो गया कार्बन, ऐसे ऐसे, तो इस तरह में एक क्लोरीन हो गया, एक हाइड्रोजन हो गया और एक हाइड्रोजन हो गया। अब डायपोल की डायरेक्शन हमें पता है कि इस तरफ होंगे, है ना, इस तरफ होंगे, और इसके भी ये वाले बॉन्ड के लिए इस तरफ होंगे। तो ओवरऑल इसकी जो डायपोल की डायरेक्शन रहेगी वो ऐसे रहेगी। और वैल्यू देखो, सारे एक दूसरे में एडिशन हो रहा है, मतलब इसकी जो डायपोल मोमेंट होएगा वो कुछ पॉजिटिव वैल्यू रहेगा और अच्छा खासा पॉजिटिव होंगे। फिर मैं एक क्लोरीन को अगर, एक हाइड्रोजन को अगर क्लोरीन से रिप्लेस कर दी, मतलब एक जो हाइड्रोजन है उसको मैंने क्लोरीन से रिप्लेस कर दिया, तो डिफरेंस क्या आएंगे देखो,
इनमें इस तरफ था, इनमें इस तरफ था, इनमें इस तरफ था। तो ये वाला तो टोटल एक पॉजिटिव दिखाएंगे, मतलब एक रिजल्टेंट जो डायपोल होंगे इस तरफ होंगे। लेकिन ये क्लोरीन क्या करेगा, ये जो क्लोरीन है वो क्या करेगा, वो ऐसे करेंगे, मतलब ओवरऑल जो वैल्यू था उससे थोड़ा कुछ घटा देंगे, तो मतलब इसकी जो डायपोल मोमेंट रहेगा इससे कुछ कम ही रहेगा। सिमिलरली और एक कार्बन अगर मैंने इंट्रोड्यूस करा, और एक क्लोरीन मैंने अगर इंट्रोड्यूस करा, तो क्या होंगे, उनमें और थोड़ा सा कम देखने को मिलेंगे, तो ऐसे होंगे। और CCl4 आते आते क्या रहेगा, ये सारे एक दूसरे को अपोज करेंगे, मतलब इसका तो डायपोल मोमेंट ऑलमोस्ट जीरो होंगे। तो ये वाला ऑर्डर रहेगा ऐसे, इसकी सबसे ज्यादा और सबसे ज्यादा, तो ये वाला ऑर्डर रहेगा। अब क्वेश्चन में क्या क्या दिया है देखो, CHCl3 सी, एक सेकंड कलर चेंज करते हैं, CHCl3 CCl4 CH, ये CH2Cl2 होगा, है ना। तो इन तीनों में से सबसे ज्यादा कौन सा होगा, CH2Cl2, और फिर उसके बाद क्लोरीन CHCl3 और इसके बाद CCl4। तो ये तो ऑर्डर ही गलत है। फिर मैं इसकी बात करता हूँ, इनमें देखो CHCl3 का ज्यादा दे रखा है एज कम्पेयर टू CHCl2, तो ये भी गलत हो गया। फिर मैं इसकी बात करूँ, इनमें देखो CHCl2 CH3Cl3 और CCl4, तो ये वाला ऑर्डर तो सही है, तो ये हो सकता है। फिर मैं डी की बात करूं, इनमें देखो CHCl3 का ज्यादा है एज कम्पेयर टू CH2Cl2, तो ये वाला ऑर्डर गलत है ना, तो ये डी भी खत्म हो गया। आप देख लो। अब ये वाला सीस का कैसे हम एक्सप्लेन करेंगे, तो इसको हटा देते हैं। देखो क्या हो सकता है कि ये सीस ऐसे है ना, इसका स्ट्रक्चर, ये हो गया क्लोरीन, ये हो गया क्लोरीन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। आप देखो इनमें भी क्या हो रहा है, इसके बीच देखो, इनमें भी क्या हो रहा है कि इसका जो ओवरऑल डायपोल मोमेंट रहेगा कुछ ऐसे रहेगा और ऐसे रहेगा, राइट। तो इसका भी एडिशन ही हो रहा होगा ना। लेकिन इसकी मैं बात करूं, इनमें क्या हो रहा था, ये हाइड्रोजन ऐसे था, तो ये ऐसे जा रहा था, ये ऐसे जा रहा था, ये ऐसे जा रहा था, लेकिन इसमें क्या हो रहा था, कुछ घट रहा था। लेकिन इनमें भी तो सब कुछ एडिशन है, मतलब इसकी तो ज्यादा ही रहेगा। तो ऐसे करके हम ऑप्शन सी को मार्क करेंगे, ठीक है। तो ये आंसर कैसे हमें क्वालिटेटिवली समझाना है, क्वांटिटेटिवली समझाना नहीं है। तो ऐसे करके हम ऑप्शन सी को मार्क करेंगे, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर 185 की बात करते हैं। इनमें क्या बोला है, पीके वैल्यू ऑफ वैल्यू इन वाटर और पिक्रिक एसिड। अब पीके वैल्यू क्या होता है, हमें पता है कि पीके वैल्यू जो होता है इनवर्स रिलेटेड टू एसिडिटी होता है, राइट। आप देख लो इनमें क्या दिया है, पिक्रिक एसिड। तो पिक्रिक एसिड क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर अगर हमें नहीं आता तो इसका आंसर हम नहीं कर सकते। तो पिक्रिक एसिड का स्ट्रक्चर याद कर लो, ऐसे होता है पिक्रिक एसिड, ठीक है। तो ये अगर एक प्रोटॉन छोड़ दिया ना, तो बेसिकली क्या देखने को मिलेगा, देखो कॉन्जुगेट बेस देखने को मिलेंगे, ये ऐसे NO2 NO2 NO2, राइट। अब क्या हो सकता है, इनमें देखो ये NO2 3+M वाले ग्रुप है, स्ट्रॉन्ग सॉरी माइनस एम, स्ट्रॉन्ग माइनस एम वाला ग्रुप है, मतलब ये वाला जो नेगेटिव चार्ज होंगे वो बहुत ज्यादा स्टेबल होंगे, तो इस वजह से ये बहुत एसिडिक होता है। इवन ये ना जो एसिडिक एसिड दे रखा है उससे भी ज्यादा एसिडिक होता है, राइट। उससे भी ज्यादा एसिडिक होता है, मतलब ये प्रोटॉन अगर निकाल दिया तो हमें ये वाला नेगेटिव चार्ज देखने को मिलेंगे, तो इससे भी ये वाला नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है, ये ज्यादा स्टेबल होता है। और हमें पता है फेनॉल तो उससे कम ही होगा। तो ओवरऑल एसिडिटी का जो ऑर्डर रहेगा वो पिक्रिक एसिड का सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद आएगा एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, और उसके बाद जो रहेगा फेनॉल। तो पीके वैल्यू सबसे कम किसका होगा, पिक्रिक एसिड का। देखो 0.4 दे रखा है, एसिटिक एसिड का 0.47, और इनमें से 10 दे रखा है। तो ऑप्शन ए जो रहेगा वो सही रहेगा, बाकी ऑप्शन गलत हो गए। इनमें क्या बोला है, देखो द प्रेफर्ड साइड ऑफ प्रोटोनेशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। अब देखो एक तो हो गया नाइट्रोजन के पास लोन पे है, लेकिन ये क्या है, लोकलाइज्ड है, तो क्या कर सकते, सॉरी डीलोकलाइज्ड है, तो क्या कर सकता है, ये ऐसे जा सकता है और ये ऐसे आ सकता है। तो इसकी मैं अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊं, देखो ऑक्सीजन के ऊपर हमें क्या देखने को मिलेंगे, बेसिकली ऑक्सीजन के ऊपर हमें देखने को मिलेंगे, नाइट्रोजन के ऊपर क्या देखने को मिला, पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो अब तब प्रोटोन अगर दे दिया तो बेसिकली ऑक्सीजन प्रोटोन के साथ अटैच होंगे ना, तो मतलब ऐसे रिएक्शन देखने को मिलेंगे, मतलब ऑप्शन 1 जो रहेगा वो प्रेफर्ड साइड रहेगा। तो ऐसे करके देखो ये तो हो सकता है, डी को हटाओ, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता, ये तो नहीं हो सकता, तो डी को भी हटा दो। फिर मैं इन दोनों की बात करूं, देखो इनमें दो दो नाइट्रोजन है, एक तो हो गया ये लोकलाइज्ड है और ये डीलोकलाइज्ड है, तो ऐसे करके ये डीलोकलाइज्ड हो सकता है,
और इसकी में भी एरोजेनेटिक स्ट्रक्चर बनाऊं तो कैसे देखने को मिलेगा, देखो ऐसे हो गया, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, और बाकी डबल बॉन्ड जैसे था उसको ऐसे ही रहने दो। तो इनमें क्या बना, नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो यही रहेगा ना प्रेफर्ड साइड, मतलब 3। तो ऑप्शन ए जो रहेगा वो सही रहेगा। ऐसे करके हम ऑप्शन सी को भी हटा देंगे। ठीक है, अब इनमें देखो क्या बोला है, बॉइलिंग पॉइंट और फॉलोज ऑर्डर। अब हमने देखा था ना बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर कैसे डिसाइड करते हैं। देखो बॉइलिंग पॉइंट हम कैसे देखेंगे, बॉइलिंग पॉइंट जो डायरेक्ट जो होता है वो डायरेक्टली रिलेटेड टू क्या होता है, जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है। तो मान लो एक मॉलिक्यूल ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, सेम मॉलिक्यूल, तो इसके बीच में कुछ इंटरमोलिकुलर फोर्स है। इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होंगे, इंटरमोलिकुलर फोर्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो ये अट्रैक्शन फोर्स जितना ज्यादा रहेगा तो उन वाले केस में क्या होंगे, बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा होंगे। तो मतलब इनमें देखो, इनमें क्या है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, एच बॉन्डिंग, राइट। और ऑप्शन सी में भी देखो, इनमें भी है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, राइट। और कितने हैं, 2 इंटू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन, दो दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी हो सकता है। लेकिन मैं इसकी बात करूं, इनमें देखो, इनमें क्या है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकता है, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मतलब आप मतलब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिख सकता है। तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होता है उस वजह से ओवरऑल मॉलिक्यूल की तो स्टेबिलिटी बढ़ता है, लेकिन आपस में जो ये इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन होता है वो कम हो जाता है ना। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि 2 तो सबसे ज्यादा, सबसे कम रहेगा 2 का बॉइलिंग पॉइंट। अब इन दोनों की बात करते हैं, देखो इनमें क्या है, एक ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और इनमें क्या है, दो दो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकता है। तो मतलब 3 का तो सबसे ज्यादा होंगे, उसके पीछे आएगा 1 और सबसे पीछे आएगा 2। अब ऑप्शन देख लो, ऑप्शन ए में क्या दे रखा है, देखो 3 का सबसे ज्यादा, 1 का, मतलब ऑप्शन ए जो रहेगा वो सही रहेगा, तो बाकी ऑप्शन गलत हो गए। ठीक है, अब देखो इनमें क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 188, इनमें बोला है ना टोटल नंबर ऑफ सी सी सिग्मा कॉम्पाउंड। अब बेसिकली हमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड निकालना है, तो बेसिकली हमें काउंट ही करना है। तो ये आप लोगों के लिए मैं छोड़ता हूँ, मुझे कमेंट पे बताना इसका आंसर क्या रहेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। ऐसे तो इसका आंसर रहेगा बी। अब कैसे कैलकुलेट करिए आप लोगों ने मुझे बताना, ठीक है। और कुछ किसी का अगर गलत हो रहा हो तो मुझे कमेंट पे बताना, ठीक है। मैं नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें मैं डिटेल में इसका सोल्यूशन लेते आऊंगा, ठीक है। अब देखो इनकी बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 189, इनमें क्या बोला है, देखो फर्स्ट हम 2 से जाएंगे। 2 में देखो क्या है, 2 में डायपोल मोमेंट क्या है, एक दूसरे को अपोज कर रहा है, तो मतलब इसकी जो ओवरऑल डायपोल मोमेंट होंगे जीरो होंगे, मतलब ऑलमोस्ट जीरो होंगे, राइट। अब सी की बात करते हैं, 3 में देखो ये जो क्लोरीन है वो एक दूसरे को अपोजिट कर रहा होगा, लेकिन ये क्लोरीन है, इनका डिरेक्शन तो ऑल्दो डिरेक्शन तो एक दूसरे का अपोजिट है, लेकिन हमें पता है कि फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू क्लोरीन, मतलब ये वाला जो बॉन्ड रहेगा उसकी क्या होंगे, पोलैरिटी ज्यादा रहेगा। तो मतलब ओवरऑल इसकी मैं अगर डायपोल मोमेंट की बात करूं, नॉन जीरो होंगे, मतलब जीरो तो नहीं होंगे। तो मतलब 2 का अगर सबसे पीछे आया तो उससे पहले आएगा 3। अब 1 और 4 की बात कर लेते हैं, देखो 1 और 4 में देखो दोनों की डिरेक्शन भी है ऐसे, मतलब एक दूसरे को एडिशन कर रहा है और इनमें भी एडिशन कर रहा है, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है, देखो इनमें डिफरेंस है एंगल की। तो मैं अगर मान लो कि ये वाला डायपोल मोमेंट μ1 है, ये वाला μ2 है, और इनमें क्या है, ये वाला μ1 और ये वाला μ2 है, तो फिर रिजल्टेंट जो डायपोल मोमेंट देखने को मिलेंगे, फॉर्मूला देख लो, म्यू रिजल्टेंट क्या होता है, सॉरी, रूट अंडर μ1 प्लस μ2 प्लस 2 इंटू μ1 μ2 cos थीटा, है ना। तो ये cos थीटा के ऊपर डिपेंड करता है। तो इनकी मैं वैल्यू की बात करूं, इनमें क्या है 120 डिग्री है, और इनकी देखो, इनको थोड़ा एक्स्ट्रा प्लॉट कर दो तो क्या देखने को मिलेगा, देखो ऐसे और ऐसे देखने को मिलेंगे। तो इसका अराउंड एग्जैक्टली तो मुझे नहीं पता, लेकिन इसको मैं बोल सकता हूँ, देखो या क्या करेगा, अराउंड 60 डिग्री का आएंगे ना। तो वैल्यू यहाँ से लगा देते हैं, तो ये वाला कॉम्पाउंड 1 के लिए मैं निकालता हूँ, तो देख लो यहाँ से रूट पूरा रहेगा, μ1 μ2 प्लस 2 इंटू
कॉस कॉस थीटा की सॉरी μ1 μ2 और कॉस थीटा की वैल्यू क्या है कॉस 60 डिग्री। अब कॉस 60 डिग्री की वैल्यू क्या होता है हाफ होता है राइट। तो क्या करेंगे हम ऐसे करेंगे 2 इंटू राइट और इसकी वैल्यू क्या होता है हाफ होता है तो ये ऐसे ऐसे कट जाएगा। तो मतलब ओवरऑल जो वैल्यू रहेगा कुछ ऐसी रहेगी। और मैं म्यू टू की बात करूँ सॉरी मतलब म्यू रिजल्टेंट है इसकी म्यू टू मतलब रिजल्टेंट ये है रिजल्टेंट इसको मैं ऐसे डिनोट कर रहा हूँ बस। तो इसकी मैं बात करूँ इनमें देखो 1 2 प्लस 2 इंटू μ1 μ2 cos 120। अब cos 120 की वैल्यू क्या होता है नेगेटिव भाव होता है ना। तो क्या करेंगे ये ऐसे प्लस 2 इंटू μ1 μ2 हाफ जो कि नेगेटिव का। तो ओवरऑल वैल्यू देखो इनमें क्या हो रहा है पॉजिटिव हो रहा है लिखते हैं पूरा प्लस μ1 μ2 और इसकी मैं बात करूं इनमें क्या है μ1 माइनस μ1 μ2। अब देख लो इन दोनों में से मैथमेटिकली वैल्यू किसका ज्यादा होंगे 1 का ना ये 1 का ज्यादा होंगे एज कम्पेयर टू 4 ये 4 का है। तो मैं बोल सकता हूँ कि उसके 3 के पहले कौन आएगा 4 और सबसे ज्यादा किसका रहेगा 1 का। तो ऐसे करके हम देखो ऑप्शन बी में है 1 सबसे ज्यादा फिर 4 3 2। तो ऐसे करके हम ऑप्शन बी को मार्क करेंगे ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 190 की बात करते हैं। इनमें क्या बोला है देखो कार्ब टैरो यूज्ड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टू शो द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। अब इनमें करेक्ट प्रोडक्ट पूछा है। तो देखो इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है बॉन्ड बन रहा है और इन दोनों के बीच में बॉन्ड टूट रहा है। तो बना लेते हैं ये ऐसे ऐसे। तो इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन रहा है तो नंबरिंग कर लो पहले ना। ये हो गया 1 2 3 4 5 एंड 6। तो देख लो 1 और 6 के बीच में बॉन्ड बन रहा है तो ऐसे था। ये बॉन्ड बनाओ 1 एंड 6 के बीच में 2 और 3 के बीच में बॉन्ड बना राइट। तो ऐसे आया ये इसमें था ऑक्सीजन तो हो गया 2 3। इनमें देखो 4 और 5 के बीच में 5 बॉन्ड बना तो ऐसे ये 4 5 और 1 और 6 में टूटा मतलब ये वाला बॉन्ड बन गया। तो ये हो गया ओवरऑल स्ट्रक्चर। तो ऐसे देखो क्या देखने को मिला हमें बेसिकली राइट ये 3 2 1 6 5 4 मतलब ये डबल बॉन्ड बन गया ऐसे राइट। अब देखो इसकी नंबरिंग कर लेते हैं 1 सॉरी यहाँ से नंबरिंग नहीं करेंगे कार्बन से नंबरिंग करेंगे है ना। तो देख लो ऐसे तो देखो इनमें एल्डिहाइड बना लेकिन सारे ऑप्शन में क्या है कीटोन है कीटोन है कीटोन है तो ऑप्शन सी ही बचा है जो कि आंसर रहेगा सी। अब देख लो इसकी नंबरिंग 1 2 3 4 एंड 5। अब देख लो 1 2 3 4 5 तो 1 पे है एल्डिहाइड और 4 पे है डबल बॉन्ड तो ऐसे करके हम ऑप्शन सी को मार्क करेंगे ठीक है। अब इनकी बात करते हैं देखो इनमें क्या बोला है द कार्बोकेटायन विच इज मोस्ट रेडियली फॉर्म और स्टेबल सबसे स्टेबल पूछा है विल फॉर्म मोस्ट रेडियली मतलब सबसे स्टेबल जो होंगे वो सबसे रेडियली फॉर्म होगा राइट। तो बेसिकली रिएक्शन कौन किसमें सबसे ज्यादा फर्स्ट रहेगा ऐसे ही पूछा है क्वेश्चन। तो सॉरी इनमें ये क्या है ये है प्रोटॉन का सोर्स और हमारे पास क्या है ऑक्सीजन है ऑक्सीजन के पास लोन पे है। तो क्या करेगा ये वाला प्रोटॉन को ले लेगा और प्रोडक्ट क्या देखने को मिलेंगे देखो कुछ ऐसे देखने को मिलेंगे। ये पॉजिटिव हो गया ये ऐसे तो ये ऐसे खुल जाएगा बॉन्ड और प्रोडक्ट हमें देखो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। ये देखो ये क्या है एंटी एरोमेटिक बना है ना तो ये वाला रिएक्शन तो जाना नहीं चाहेगा तो ये तो गलत हो गया। अब डी की बात कर लेते हैं डी में क्या है ये है लुईस एसिड और ये क्लोरीन। तो क्लोरीन क्या सकता है इनमें ऐसे डाल सकता है। तो बेसिकली क्या होता है ये वाला क्लोरीन लेकर ये भाग जाएगा एंड ये प्रोडक्ट ऐसे देखने को मिलेंगे। मतलब क्या करेंगे ये जो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है ये ऐसे बेसिकली लेकर इनमें डालेगा ये प्रोडक्ट ऐसे ऐसे देखने को मिलेंगे। ये भी देखो एंटी एरोमेटिक है राइट। तो एंटी एरोमेटिक मतलब ये वाला भी आंसर नहीं हो सकता। अब ए और डी तो खत्म हो गया। अब देखो ए और डी खत्म हो गया। अब इनकी मैं बात करूं इनमें सिमिलर टाइप ऑफ रिएक्शन होंगे और प्रोडक्ट क्या देखने को मिलेंगे ये ऐसे ऐसे ये ऐसे हो गया और इनमें भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लेता हूँ तो कुछ ऐसे देखने को मिलेंगे
राइट। देखो ये बनाना एरोमेटिक बन गया, राइट। और इनमें भी सिमिलर टाइप एरोमेटिक बनेगा। ये ऐसे प्रोडक्ट है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है, इनमें एक OH है, तो क्या कर सकता है ये OH के पास है, ऑक्सीजन के पास है लोन पेयर, तो ऑक्सीजन क्या करेंगे, ये क्या कर सकता है ऐसे प्लस इनसे ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है वो स्टेबल कर सकते हैं, मतलब पॉजिटिव एम, जो कि एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट किसमें बनेगा, प्रोडक्ट तो नहीं बोल सकता, इंटरमीडिएट जो कार्बोकेटायन है वो सबसे ज्यादा इनमें स्टेबल बनेगा। तो ऑप्शन सी जो होंगे वो सबसे रेडियली फॉर्म होंगे, तो ऑप्शन सी को हम मार्क करेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट की बात करते हैं। इनमें क्या बोला है, देखो द ऑब्जेक्ट हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन फॉर साइक्लोहेक्सा 1,4 डाइन, तो ड्रॉ कर लेते हैं। 1,4 डाइन क्या होंगे, ये होंगे 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 1 और 2 के बीच में और 4। तो देखो इनकी मैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन करूंगा तो इनका वैल्यू दिया हुआ है x। फिर क्या बोला है, साइक्लो 1,3 हेक्साडाइन, देखो ये ऐसे हो गया 1 2 3, दोनों 3 पे आएगा, 4 5 एंड 6, और इसकी भी कुछ वैल्यू होंगे। अब देखो हमें पता है कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो होता है वो इनवर्सली रिलेटेड टू स्टेबिलिटी होता है, मतलब जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होंगे उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम होगा। अब देखो इनमें देखो ये क्या है, आइसोलेटेड डबल बॉन्ड है ना, इनमें क्या है आइसोलेटेड है, आइसोलेटेड है। लेकिन मैं इसकी बात करूं इनमें क्या है, कॉन्जुगेटेड है, तो कॉन्जुगेटेड मतलब इनमें रेजोनेंस पार्टिसिपेट कर सकता है, मतलब ये तो स्टेबल होंगे। मतलब मैं स्टेबिलिटी की मैं बात करूं तो ये मान लो हो गया 1 और ये मान लो हो गया 2। तो स्टेबिलिटी की मैं बात करूं, स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, 2 की, देन 1, तो मतलब जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होंगे वो 1 की ज्यादा होंगे एज कम्पेयर टू 2। और ये डिफरेंस किसके वजह से आया, रेजोनेंस की वजह से, तो इन वाले रेजोनेंस को हम क्या बोलेंगे, रेजोनेंस एनर्जी, मतलब रेजोनेंस की वजह से अगर स्टेबिलिटी आया तो जो डिफरेंस होंगे उसको हम बोलेंगे रेजोनेंस एनर्जी, राइट। तो बेसिकली हमें ये वाला जो स्टेबिलिटी का फैक्टर है वो क्या होंगे, बेसिकली रेजोनेंस एनर्जी होंगे। उसको हम निकालेंगे कैसे, इन दोनों के एनर्जी के डिफरेंस से निकालेंगे। तो सबसे ज्यादा क्या है एक्स का, तो एक से हम वाई को घटाएंगे तो हमें रेजोनेंस की एनर्जी मिलेगा बेसिकली। तो देखो ऑप्शन ये वाला हो गया आंसर, राइट, कैलकुलेट रेजोनेंस एनर्जी वही पूछा है। तो देखो इनमें क्या है 3/2, मतलब ये तो नहीं हो सकता। फिर इसकी मैं बात करूं बी की, में देखो 2 को अगर काट दिया मतलब तो हमें क्या देखने को मिलेंगे ऐसे y माइनस ए, सॉरी x माइनस वाई, जो कि हमारा आंसर है। तो हम ए सी और डी को भी हटा देंगे, तो ऐसे करके हम ऑप्शन बी होगा हमारा आंसर, ठीक है। तो ऐसे हम वीडियो को यहीं तक एंड करते हैं, जो कि दिस इज द लास्ट लेक्चर ऑफ आवर वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे एक नेक्स्ट चैप्टर के साथ। आई होप आप लोगों को ये वाला सीरीज जो मैं स्टार्ट किया वो पसंद भी आ रहा होगा, एंड अगर कुछ प्रॉब्लम हो वही मुझे कमेंट में बता देना, ठीक है। और नेक्स्ट किस चैप्टर को मैं ला सकता हूँ वो भी मुझे सजेस्ट करना, ठीक है, कमेंट पे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।